हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे, प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक कहानी है कि कैसे इंसान ने फसलों को तबाह करने वाले अदृश्य दुश्मनों से लड़ना सीखा। हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ये स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी आखिर है क्या। फिर हम उन बड़े अकालों यानी फैमिन्स की बात करेंगे जिन्होंने इस साइंस को जन्म दिया। हम उन महान साइंटिस्ट से मिलेंगे जिन्होंने इस फील्ड की नींव रखी। वायरसेस जैसे छोटे दुश्मनों की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि हमारे अपने देश भारत में ये कहानी कैसे आगे बढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। जब हम कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान, तो इसका मतलब क्या होता है? ये सिर्फ बीमार पौधों की पढ़ाई से कहीं ज्यादा है। इसका जवाब इसके नाम में ही छुपा है। प्लांट पैथोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से बना है। पहला है पैथोस, जिसका मतलब होता है सफरिंग यानी पीड़ा या कष्ट, और दूसरा शब्द है लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी यानी अध्ययन। तो सीधे शब्दों में प्लांट पैथोलॉजी का मतलब है पौधों के दुख दर्द का अध्ययन। हम इसमें पढ़ते हैं कि पौधे बीमार क्यों होते हैं, उनके बीमारी के कारण क्या हैं, ये बीमारियां फैलती कैसे हैं, और सबसे जरूरी, इनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। अब इस बात पर जरा ध्यान दीजिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले हमारी सोच थी कि बीमारी को जड़ से खत्म कर दो यानी इरेडिकेट कर दो, लेकिन अब मॉडर्न एग्रीकल्चर में अप्रोच बदल गया है। अब हमारा गोल इरेडिकेशन नहीं बल्कि मैनेजमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि हम बीमारी से होने वाले नुकसान को एक इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल लेवल तक कम करते हैं। सोचो, अगर किसी फसल में थोड़ी बीमारी है लेकिन उसको कंट्रोल करने का खर्चा उस बीमारी से होने वाले नुकसान से ज्यादा है, तो क्या वो फायदेमंद होगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम मैनेज करते हैं। लेकिन ये फील्ड, ये सब्जेक्ट इतना जरूरी क्यों बना? इसका जवाब दुख की बात है उन भयानक अकालों में छुपा है जिन्होंने इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये टाइमलाइन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। 1845 में आयरिश फैमिन, जो आलू की लेट ब्लाइट बीमारी से हुआ। 1867 में श्रीलंका में कॉफी रस्ट एपिडेमिक। 1878 में फ्रांस में अंगूर की बेलों पर डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप। और 1943 में हमारे अपने देश में बंगाल का भयानक अकाल, जिसका कारण था चावल का ब्राउन स्पॉट रोग। ये सिर्फ फसल बर्बाद होने की घटनाएं नहीं थी, ये बड़े पैमाने पर मानव त्रासदी थी, ह्यूमन ट्रेजेडीज थी। और इन्हीं घटनाओं ने प्लांट पैथोलॉजी साइंस को आगे बढ़ने पर मजबूर किया। जरा सोचिए, एक छोटा सा फंगस जिसे हम आंखों से देख भी नहीं सकते, उसने एक पूरे देश को घुटनों पर ला दिया। उस फंगस का नाम था फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। उसने आलू के हरे भरे खेतों को काले सड़ते हुए ढेर में बदल दिया। आयरलैंड के लोगों के लिए, जिनकी जिंदगी आलू पर ही निर्भर थी, ये मौत का फरमान था। इस अकाल में 10 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए। ये पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था। ये लाइन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। द हंग्री कैंप फॉलोअर ऑफ द पोटैटो। इसका मतलब है आलू का भूखा पिछलग्गू, जैसे कोई राक्षस हो जो आलू की फसल का पीछा कर रहा हो उसे खाने के लिए। यही वो पल था जब हमें एहसास हुआ कि हम सिर्फ अच्छी फसल के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, हमें साइंस की मदद से इन दुश्मनों से लड़ना होगा। लेकिन हर संकट अपने साथ नायक भी लाता है, और इस कहानी में हमारे नायक आम लोग नहीं बल्कि साइंटिस्ट्स थे। तो चलिए मिलते हैं माइकोलॉजी के उन पायनियर्स से जिन्होंने सबसे पहले इन छोटे दुश्मनों को आमने सामने देखने की हिम्मत की और उन्हें समझने की कोशिश की। देखिए, ये 4 नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थियोफ्रास्टस, जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। उन्होंने पौधों की बीमारियों का अध्ययन शुरू किया। फिर आए पीए मिशेली, जिन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले फंगल स्पोर्स को ऑब्जर्व किया। उसके बाद एंटोन गिबेरी, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, जिन्होंने ये साबित किया कि फंगस ही लेट ब्लाइट जैसी बीमारियों का कारण है। और आखिर में पीएम मिलाडेट, जिन्होंने 1882 में पहला प्रभावी फंजीसाइड यानी फफूंदनाशक खोजा। मिलेडे की कहानी बहुत दिलचस्प है। वो असल में डाउनी मिल्ड्यू का इलाज नहीं ढूंढ रहे थे। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे जो अंगूर की बेलें थी, जिन पर चोरों को दूर रखने के लिए कॉपर सल्फेट और चूने का एक नीला सम्मिश्रण छिड़का गया था, उन पर बीमारी नहीं लगी थी,
बस एक साइंटिस्ट का दिमाग घूम गया, उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ, और फिर उन्होंने उस मिक्सचर पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए और साबित कर दिया कि ये डाउनी मिल्ड्यू के खिलाफ असरदार है। यही साइंटिफिक मेथड है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। वैसे अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ये जादुई मिश्रण क्या था? ये था बोडो मिक्सचर। इसके 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा, जिसका फॉर्मूला है CuSO4, लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और पानी H2O। ये दुनिया का पहला वाइडली यूज होने वाला फंजिसाइड बना। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है CSL, कॉपर सल्फेट और लाइम। साइंटिस्ट को लग रहा था कि वो फंगाई के खिलाफ जंग जीत रहे हैं, तभी एक नया दुश्मन सामने आया। एक ऐसा दुश्मन जो इतना छोटा था कि उसे कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकता था, जो सबसे फाइन फिल्टर से भी गुजर जाता था। ये अदृश्य कातिल आखिर था क्या? वायरस की खोज एक जासूसी कहानी जैसी है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए। 1886 में एडोल्फ मायर ने टोबैको मोज़ाइक डिजीज के बारे में बताया और कहा कि ये इन्फेक्शियस है। फिर 1892 में दिमित्री इवानोस्की ने साबित किया कि इसका कारक बैक्टीरिया से भी छोटा है, क्योंकि ये बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो जाता था। 1898 में एम बेजेरिंग ने इसे वायरस नाम दिया, जिसका लैटिन में मतलब होता है पॉइजन या जहर। और आखिर में 1935 में WM स्टैनली ने टोबैको मोज़ाइक वायरस को क्रिस्टलाइज किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एग्जाम में पूछा जाता है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1971 में T.O. डाइनर ने वायरस से भी छोटा एक इन्फेक्शियस एजेंट खोजा, जिसे वीरोइड कहते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। देखिए, वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, यानी उसमें न्यूक्लिक एसिड, DNA या RNA और एक प्रोटीन कोट होता है, जबकि वीरोइड में सिर्फ RNA होता है, उस पर प्रोटीन कोट नहीं होता। सीधे शब्दों में वीरोइड वायरस से भी ज्यादा सिंपल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने देश की, भारत की। एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोगों की जिंदगी खेती पर निर्भर है। यहां प्लांट पैथोलॉजी सिर्फ एक साइंस नहीं, बल्कि एक जीवन रेखा है। तो भारत में इसका सफर कैसे शुरू हुआ? ये 4 नाम हर भारतीय एग्रीकल्चर स्टूडेंट को गर्व से याद होने चाहिए। KR कीर्तिकार, पहले भारतीय साइंटिस्ट जिन्होंने फंगी को कलेक्ट और आइडेंटिफाई किया। EJ बटलर, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है। BB मुनकुर, जिन्होंने 1947 में इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की। और KC मेहता, जिन्होंने गेहूं में लगने वाले रस्ट रोग पर बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च किया। ये हमारे इस फील्ड के स्तंभ हैं। ये टाइमलाइन सिर्फ एक साइंस के विकास की नहीं, बल्कि एक देश के विकास की कहानी बताती है। 1901 में EJ बटलर इंडिया आए। 1905 में पूसा बिहार में IIARI की स्थापना हुई। 1943 में बंगाल फेमीन में हमें झिंझोड़ कर रख दिया और समझाया कि इस सब्जेक्ट पर काम करना कितना जरूरी है। 1947 में आज़ादी के साल ही इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी बनी और 1948 में उसका जर्नल इंडियन फाइटोपैथोलॉजी शुरू हुआ। इससे पता चलता है कि आज़ादी के बाद हम खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी को लेकर कितने गंभीर थे। तो हमने इतनी सारी इतिहास की बातें की। आपके मन में सवाल आ सकता है, सर, जो सालों पहले हुआ उसके बारे में जानकर आज क्या फायदा? ये एक बिल्कुल जायज सवाल है। चलिए देखते हैं कि यह हिस्ट्री आपके लिए, एक किसान या एक स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास से सीखकर ही हम भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। आज किसान जो फंजीसाइड स्प्रे करता है वो मिलारडेट के काम की देन है। आज हम जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी उगाते हैं वो उन साइंटिस्ट की मेहनत का फल है जिन्होंने बंगाल फैमिन के बाद दिन रात एक कर दिए थे। हम आज जो भी कदम अपनी फसलों को बचाने के लिए उठाते हैं उसकी नींव इन्हीं पायनियर्स ने रखी थी। ये इतिहास गुजरा हुआ कल नहीं है, ये हमारे आज का हिस्सा है। विलियम फॉकनर की ये बात बिल्कुल सही बैठती है। द पास्ट इज नेवर डेड, इट्स नॉट इवन पास्ट। इसका मतलब अतीत कभी मरता नहीं, वो तो गुजरा भी नहीं है। जिन पैथोजन से बटलर और मेहता ने लड़ाई की वो आज भी मौजूद हैं और इवॉल्व हो रहे हैं। साइंस और बीमारियों के बीच की ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, नई नई बीमारियां और बढ़ती हुई आबादी। ऐसे में प्लांट पैथोलॉजी की कहानी और भी जरूरी हो जाती है। इस कहानी का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है और उसे लिखने वाले आप हैं, अगले जनरेशन के एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल्स। तो जाइए, सीखिए, खोज करिए और कल के पायनियर्स बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना हो। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सोचो एक क्राइम सीन है, कोई गवाह नहीं, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं और जो विक्टिम है वो बोल नहीं सकता। ये कोई टिपिकल मिस्ट्री नहीं है। विक्टिम है गेहूं का खेत, व्हीट फील्ड, और ये क्राइम हमारी फूड सप्लाई को खतरे में डाल सकता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ये एक ऐसी जांच पड़ताल है, एक ऐसी डिटेक्टिव स्टोरी है जहां साइंटिस्ट्स हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे आगे खड़े हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ना? एक पौधा आपको बता नहीं सकता कि उसे क्या तकलीफ है, उसको बुखार है या पेट में दर्द है, वो नहीं बता सकता, तो उसकी कौन सुनता है? यहां पर रोल आता है एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट का। आप उन्हें पौधों का डॉक्टर समझ लीजिए या फिर एक डिटेक्टिव जो पौधों की अनकही तकलीफ को समझने का काम करते हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए उन पायनियर्स, उन पुराने महान साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जिन्होंने सबसे पहले इस कोड को क्रैक करना शुरू किया। उन्होंने ही पता लगाया कि फसलों की बर्बादी का कारण अक्सर ऐसे दुश्मन होते हैं जो नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते। जी, और ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 1675 में एंटन वैन लीवनहुक ने पहली बार बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया। फिर 1892 में आइवानोव्स्की ने पहले वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस यानी TMV को डिस्कवर किया, और 1971 में T.O. डीनर ने वायरोज को खोजा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक डेट है जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है, 1885। इस साल पीएमए मिलार्डेट ने बॉर्डो मिक्सचर की खोज की। ये एक लैंडमार्क मोमेंट था। ये सबसे पहला इफेक्टिव फंजीसाइड था। इसने अकेले ही फ्रांस की पूरी वाइन इंडस्ट्री को डाउनी मिल्ड्यू नाम की बीमारी से बचा लिया था। इससे किसानों को पहली बार बीमारी के खिलाफ एक असली हथियार मिला। सही मायने में इट वॉज अ गेम चेंजर। और देखिए, लुईस पास्चर, जिनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, उनका ये कोड प्लांट पैथोलॉजी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसानी से समझा देता है। द रोल ऑफ द इनफाइनाइटली स्मॉल इन नेचर इज इनफाइनाइटली लार्ज। मतलब प्रकृति में जो छोटे से छोटे जीव हैं उनका रोल बहुत ही बड़ा है, इनफाइनाइटली लार्ज है। वो समझ गए थे कि ये ना दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स कितनी ताकत रखते हैं। उनके काम ने ही हमारे लिए नींव रखी, फाउंडेशन बनाया, ताकि हम पौधों की बीमारियों के पीछे के कल्प्रिट्स को पहचान सकें। तो कौन है ये कल्प्रिट्स, कौन है ये मुजरिम? चलिए इनकी फाइल खोलते हैं। लेट्स लुक एट द यूजुअल सस्पेक्ट्स। ये वो माइक्रोस्कोपिक क्रिमिनल्स हैं जिनका सामना प्लांट पैथोलॉजिस्ट को हर रोज करना पड़ता है। और ये चार्ट आपको प्रॉब्लम का स्केल बताता है। देखिए, बैक्टीरिया और वायरसेस भी बड़े खतरे हैं, लेकिन फंगी अकेले 70% प्लांट डिजीजेस के लिए जिम्मेदार है। एक बहुत ही बड़ा नंबर है। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि फंगी यानी फफूंद हमारे प्लांट डिटेक्टिव्स के लिए पब्लिक एनिमी नंबर 1 है, सबसे बड़ा दुश्मन। अब इनकी प्रोफाइल को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। फंगी यूकैरियोटिक सेल टाइप है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक। लेकिन वायरस इन सबसे अलग है। वायरस ए सेल्यूलर होता है। हाई सेल्यूलर का मतलब वो एक प्रॉपर सेल है ही नहीं, वो बस एक न्यूक्लिक एसिड का टुकड़ा है, DNA या RNA, जिसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट, एक कवर चढ़ा हुआ है। इसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा एक हाईजैकर सोचना सही होगा, जो होस्ट की मशीनरी को आके हाईजैक कर लेता है। और जब आप सोचते हैं कि इससे छोटा और अजीब क्या हो सकता है, तब आते हैं वायरॉइड्स और प्रायॉन्स। ये कंपेटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट ट्रिक क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिए। वायरॉइड मतलब इन्फेक्शियस RNA ओनली। इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ RNA होता है। इसको T.O. डीनर ने 1971 में डिस्कवर किया था। दूसरी तरफ है प्रायॉन। ये और भी अजीब है। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन ओनली है। इसमें कोई न्यूक्लिक एसिड यानी DNA या RNA होता ही नहीं है। इसे स्टैनली प्रूसनर ने डिस्कवर किया था। तो याद रखिए, वायरॉइड RNA है, प्रायॉन प्रोटीन है। ओके, तो हम पायनियर्स से मिल चुके, सस्पेक्ट्स की प्रोफाइल भी देख ली। अब चलिए कुछ केस फाइल्स खोलते हैं। देखते हैं कि प्लांट डिटेक्टिव्स ने कैसे क्लूज को जोड़कर एग्रीकल्चर हिस्ट्री की कुछ सबसे फेमस मिस्ट्रीज को सॉल्व किया। हमारा पहला केस एक ऐसे दुश्मन का है जो चुपके से वार करता है दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट फसल गेहूं पर। बीमारी का नाम है लूज स्मट ऑफ व्हीट और इसकी सबसे बड़ी चाल है इसकी छिपने की काबिलियत। और यही है मास्टर क्लू। इसका पैथोजन है उस्टिलागो नूडा ट्रिटिची और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंटरनली सीड बोन। ये टर्म एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि पैथोजन बीज के ऊपर नहीं, बीज के अंदर होता है, सीड के एम्ब्रियो के अंदर छुपा होता है।
इसका मतलब ये एक स्लीपर एजेंट की तरह है। एक बिल्कुल अच्छा दिखने वाला हेल्दी बीज आप खेत में लगाते हैं, लेकिन फंगस अंदर ही अंदर ग्रो करता है और जब बाली निकलती है तो दाने की जगह सिर्फ काला पाउडर यानी फंगस के स्पोर्स भरे होते हैं। ये एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है इस पैथोजन की। अगला केस एक वायरल केस है। हमारा विक्टिम है केले का पौधा और बीमारी का नाम है बंची टॉप ऑफ बनाना। ये कोई फंगस या बैक्टीरियम नहीं है, ये एक माइक्रोस्कोपिक हाइजैकर का काम है। इस केस के सबूत बिल्कुल साफ हैं। कल्प्रिट है बनाना बंची टॉप वायरस या BBTV। इसका मेन सिम्टम है कि नई पत्तियां छोटी रह जाती हैं और ऊपर एक गुच्छे में इकट्ठी हो जाती हैं, जिसे रोजेट कहते हैं। इससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, उसकी हाइट नहीं बढ़ती और उसमें कभी फल नहीं लगता। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है वायरल डिजीज का। और यही सबूत इस केस को सॉल्व करने के लिए काफी हैं। केस क्लोज्ड। अगर आपको हमारी एक्सप्लेन करने की कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, केस सॉल्व करना एक बात है, लेकिन ऐसी चीजों को होने से रोकना, प्रिवेंशन करना, वो असली मकसद है। इन कल्प्रिट्स को पहचान कर और उनके काम करने के तरीकों को समझकर मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी ने एक पूरा आर्सनल, पूरे हथियारों का एक जखीरा तैयार कर लिया है ताकि हम अपनी फसलों को बचा सकें। और इस आर्सेनल का सबसे पहला और बड़ा हथियार हमें उसी इंपॉर्टेंट साल पर वापस ले जाता है, 1885। बोर्डो मिक्सचर एक ब्रेक थ्रू था। इसने आगे आने वाले सभी केमिकल कंट्रोल्स के लिए एक रास्ता बनाया, एक फाउंडेशन तैयार किया। यह डेट और साइंटिस्ट का नाम PMA मिलार्डेट हमेशा याद रखिए। आज हमारे पास इससे कहीं ज्यादा एडवांस टूल्स हैं, जैसे कि सिस्टमिक फंजिसाइड्स। पुराने फंजिसाइड्स, जिन्हें हम कॉन्टैक्ट फंजिसाइड्स कहते हैं, वो सिर्फ पौधे की सतह पर, सरफेस पर एक लेयर बनाते थे। लेकिन सिस्टमिक फंजिसाइड सीधे पौधे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। वहां से ये केमिकल ट्रांसलोकेट होता है, यानी पौधे के वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम के जरिए पूरे पौधे में फैल जाता है। इसका रिजल्ट, पूरा पौधा अंदर से प्रोटेक्ट हो जाता है। एक तरह से पौधे को अंदर से इम्यूनाइज कर दिया जाता है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ केमिकल से नहीं लड़ी जाती। प्लांट क्वारंटीन एक बहुत बड़े स्केल की डिटेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इसकी डेफिनेशन है अ लीगल एनफोर्समेंट और स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड पैथोजेंस फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। बिल्कुल, इसको ऐसे समझिए जैसे बॉर्डर्स पर चेक पोस्ट लगा दिए जाते हैं, ताकि जाने माने मुजरिमों को एक नए एरिया में घुसने से रोका जा सके। आज की ग्लोबलाइज दुनिया में, जहां सामान एक देश से दूसरे देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, बॉर्डर्स पर प्लांट्स और सीड्स को अच्छे से चेक करना, इंस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसी से हम एक लोकल बीमारी को ग्लोबल पेंडेमिक बनने से रोक सकते हैं। तो वायरसेस और फंगी की माइक्रोस्कोपिक दुनिया से लेकर क्वारंटीन की ग्लोबल स्ट्रैटेजी तक, एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट का काम एक लगातार चलने वाली इन्वेस्टिगेशन है। ये एक क्रिटिकल रिमाइंडर है कि हमारे पूरे फूड सिस्टम की सेहत इन डेडिकेटेड डिटेक्टर्स पर निर्भर करती है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हम अगली प्लांट डिजीज की मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करेंगे, बल्कि यह है कि हम हमेशा एक कदम आगे कैसे रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को अच्छी तरह रिवाइज करें और आने वाले लेक्चर्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्लांट पैथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फंगी एंड फंजीसाइड्स। आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह एक बेहद जरूरी सब्जेक्ट है। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलते रहें। देखिए, हम इस टॉपिक को एक सिस्टमैटिक तरीके से कवर करेंगे। पहले हम समझेंगे कि फंगस आखिर है क्या, द हिडन किंगडम। फिर हम देखेंगे कि ये फैलता कैसे है। जब हम प्रॉब्लम को समझ लेंगे तब हम उसके सोल्यूशन यानी फंजीसाइड्स की हिस्ट्री और उनके डेवलपमेंट को देखेंगे। उसके बाद हम मॉडर्न फंजीसाइड्स के टाइप्स को जानेंगे और आखिर में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स को हम रिवाइज करेंगे। एक लॉजिकल फ्लो है ताकि आपको सब कुछ आसानी से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। कहते हैं ना, किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे पहले अपने दुश्मन को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। इस केस में हमारा अपोनेंट है फंगस। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि फंगस होता क्या है। तो फंगस की डेफिनेशन को आराम से समझते हैं। फंगस एक फिलामेंटस यानी धागे जैसा, मल्टीसेलुलर यानी एक से ज्यादा सेल से बना हुआ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक का मतलब है कि इसके सेल्स में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं, पहला, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इसका मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, उसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेना पड़ता है। और दूसरा, इसकी सेल वॉल चिटिन की बनी होती है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है जबकि फंगस की चिटिन से। अब अगर हम फंगस के स्ट्रक्चर को देखें तो ये बहुत सारे पतले पतले धागों से बना होता है। एक सिंगल धागे को हम हाइफा कहते हैं, और जब ये बहुत सारे हाइफाई मिलकर एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उस पूरे नेटवर्क को माइसेलियम कहा जाता है। यही माइसेलियम जमीन में या प्लांट के अंदर फैलता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। तो ये तो हुई फंगस के बॉडी की बात, लेकिन फंगस का असली खतरा उसके स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि उसकी फैलने की काबिलियत में है। अगले सेक्शन में हम यही समझेंगे कि फंगस इतनी तेजी से मल्टीप्लाई कैसे करता है। इसकी रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी ही इसे इतना बड़ा चैलेंज बनाती है। फंगस में रिप्रोडक्शन के दो मेन तरीके होते हैं। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। बहुत तेजी से जेनेटिकली आइडेंटिकल यानी एक जैसे स्पोर्स बनाता है। इसका मेन मकसद होता है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फैलना। दूसरा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन इससे जेनेटिक वेरिएशन आती है। मतलब नए स्पोर्स थोड़े अलग होते हैं जो बदलते एनवायरनमेंट या फंगीसाइड्स के खिलाफ ज्यादा बेटर सर्वाइव कर पाते हैं। ये फंगस का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल प्लान है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले कुछ कॉमन स्पोर्स हैं कोनिडिया, स्पोरांजियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स और क्लमाइडोस्पोर्स। आपको इनके नाम याद रखने हैं। ये स्पोर्स ही क्रॉप सीजन के दौरान बीमारी को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक तेजी से फैलाते हैं। एग्जाम में इन पर क्वेश्चन जरूर बनता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले स्पोर्स हैं oospores और ज़ाइगोस्पोर्स। ये बहुत ही रेजिलिएंट यानी मजबूत होते हैं। इन्हें रेस्टिंग स्पोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये सर्दी या सूखे जैसे मुश्किल हालातों में जिंदा रहते हैं, और जब अगले सीजन में कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो यही स्पोर्स नया इन्फेक्शन शुरू करते हैं। तो अब तक हमने समझा कि हमारा अपोनेंट फंगस कितना अडेप्टेबल और तेजी से फैलने वाला है। अब सवाल उठता है कि हम इससे लड़ते कैसे हैं। यहां से शुरू होती है फंगीसाइड्स की कहानी। चलिए देखते हैं कैसे हमने इन केमिकल हथियारों को डेवलप किया। जी हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर फंगस इतना इफेक्टिव है तो हम अपनी फसलों को बर्बाद होने से कैसे बचाएं? लंबे समय तक इसका जवाब केमिस्ट्री के पास ही रहा है। फंगिसाइड्स की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। ये दो डेट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1807 में प्रीवोस नाम के साइंटिस्ट ने पता लगाया कि कॉपर सल्फेट से बंट ऑफ वीट डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सबसे फेमस डिस्कवरी हुई 1885 में जब प्रोफेसर मिलार्डेट ने बोडो मिक्सचर की खोज की। इससे फ्रांस के अंगूर के बागों को डाउनी मिल्ड्यू से बचाया गया था। ये दोनों पॉइंट्स जरूर नोट कर लीजिए। तो आखिर ये बोडो मिक्सचर था क्या? इसके 3 मेन कंपोनेंट्स थे। पहला कॉपर सल्फेट जो फंगस को मारता है। दूसरा लाइम यानी चूना जो कॉपर सल्फेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है ताकि पत्तों को नुकसान ना हो और उसे पत्तों पर चिपकाए रखता है। और तीसरा पानी। इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो है 5:5:50, यानी 5 हिस्से कॉपर सल्फेट, 5 हिस्से लाइम और 50 हिस्से पानी। ये रेशियो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वो तो शुरुआत थी। कॉपर और लाइम से आगे बढ़कर आज हमारे पास मॉडर्न फंजीसाइड्स का एक बहुत बड़ा आर्सेनल है। अब अगला स्टेप है इनको क्लासिफाई करना और ये समझना कि अलग अलग केमिकल्स काम कैसे करते हैं। उनका मोड ऑफ एक्शन जानना बहुत जरूरी है। फंगीसाइड्स को उनके काम करने के तरीके यानी मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पर 2 मेन ग्रुप्स में बांटा जाता है। पहला है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड्स। ये प्लांट की सतह पर यानी सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, जैसे हम चोट पर मरहम लगाते हैं। ये स्पोर्स को प्लांट में घुसने से पहले ही रोक देते हैं। ये प्रिवेंटिव होते हैं। दूसरे हैं सिस्टेमिक फंगीसाइड्स। ये प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसके वैस्कुलर सिस्टम में यानी पूरे प्लांट में फैल जाते हैं। ये प्लांट के अंदर घुस चुके इन्फेक्शन को भी खत्म कर सकते हैं, जैसे हम बीमारी के लिए दवाई खाते हैं, इसलिए ये क्यूरेटिव होते हैं। एक प्रिवेंशन है, दूसरा क्योर। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। सल्फर कंपाउंड्स जो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। फिर है कॉपर कंपाउंड्स जैसे बोडो मिक्सचर जो डाउनी मिल्ड्यू के लिए यूज होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है दिथियोकार्बामेट्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं थीराम, जीराम और मैनकोजेब। मैनकोजेब का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये सीड और फोलियर डिजीजेस दोनों के लिए यूज होते हैं। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी मोमेंट था। सोचिए, 150 साल से ज्यादा समय तक किसान सिर्फ प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते थे, लेकिन 1966 में वॉन श्मेलिंग और कुल्कना ने कार्बोक्सिन को डेवलप किया। यह पहला सिस्टमिक फंगिसाइड था जो प्लांट के अंदर जाकर बीमारी से लड़ सकता था। इसने प्लांट डिजीज मैनेजमेंट को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लग रही है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।
कार्बोक्सिन के बाद सिस्टमिक फंजीसाइड्स के कई नए ग्रुप्स डेवलप हुए, जैसे ऑक्साथायान्स, जिसमें कार्बोक्सिन और ऑक्सीकार्बोक्सिन आते हैं। ये स्मट्स और रस्ट्स बीमारियों के लिए इफेक्टिव हैं। फिर है बेंजमिडाजोल्स ग्रुप, जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कार्बेंडाजिम। ये वाइड स्पेक्ट्रम है, यानी कई तरह के फंगाई पर काम करता है। और एक ग्रुप है एसिलालेंस, जिसमें मेटालेक्सेल आता है। ये ओमाइसीट फंगाई जैसे डाउनी मिल्ड्यू के लिए बहुत स्पेसिफिक है। चलिए, अब हम आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहां हम कुछ हाई यील्ड फैक्ट्स को जल्दी से रिवाइज करेंगे जो एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। इन पॉइंट्स पर खास ध्यान दीजिएगा। यह क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस के लिए इसको जरूर याद कर लें। स्मट और रस्ट बीमारियां बेसिडियोमाइकोटिना ग्रुप के फंगी से होती हैं। पाउडरी मिल्ड्यू एस्कोमाइकोटिना ग्रुप से होती है और डाउनी मिल्ड्यू ओमाइसिट्स ग्रुप के फंगी से होती हैं। अब इन फेमस मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। बॉर्डो मिक्सचर में होता है कॉपर सल्फेट और लाइम। बर्गंडी मिक्सचर में लाइम की जगह सोडियम कार्बोनेट होता है और चुबैटिया पेस्ट में कॉपर कार्बोनेट और रेड लेड होता है। ये पेस्ट पेड़ों के घाव पर लगाया जाता है। ये इंफॉर्मेशन फील्ड वर्क और एग्जाम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आपको केमिकल नाम के साथ साथ मार्केट में मिलने वाला ट्रेड नेम भी पता होना चाहिए। जैसे कार्बेंडिज्म को आमतौर पर बविस्टिन के नाम से जाना जाता है, कार्बोक्सिन को विटावैक्स, मैनकोजेब का फेमस ट्रेड नेम है दिथाने M45 और मेटालेक्सेल का रिडोमिल। इस टेबल को आप प्योर गोल्ड समझिए। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक डेटा है जिसे याद रखना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, फंजासाइड नहीं, उसे बैक्टीरियल सीड बॉर्न पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है और इसके इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है 100 पार्ट्स पर मिलियन यानी 100 ppm। ये नंबर सीधा एग्जाम में आ सकता है। तो इस पूरे डिस्कशन को समेटने के लिए एक आखिरी सवाल। सोचिए, वो कौन सा फंजीसाइड टाइप था जिसने प्लांट डिजीज कंट्रोल में एक क्रांति ला दी, क्योंकि वो प्लांट के अंदर से काम करता था। जी हां, सिस्टेमिक फंजीसाइड्स। उनकी खोज ने ही प्रिवेंशन से क्योर तक का सफर मुमकिन बनाया। इस टॉपिक को अच्छी तरह रिवाइज कीजिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले सेशन में। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डिड यू नो कि फंगल डिजीजेस यानी फफूंद से होने वाली बीमारियां किसान की फसल का 30% तक नुकसान कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा लॉस है। इसीलिए अगर आप किसी भी बड़े एग्रीकल्चरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फंगस और उनसे लड़ने वाले फंगीसाइड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आज का ये एक्सप्लेनर आपको वो सारी कोर नॉलेज देगा जो आपको इस टॉपिक में मास्टर बनाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। In today's session, we're going to cover 5 key areas. First, we will understand the basics of a fungus. Then we will look into their methods of reproduction. Third, we will have an introduction to fungicides. Fourth, we'll explore the key fungicide families, which is very important for exams. And finally, we will have a rapid-fire round of exam-winning facts. Let's begin. ओके, चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि किसी भी जंग को जीतने के लिए पहले अपने दुश्मन को समझना जरूरी है। तो इन डिजीजेस को आखिर कंट्रोल कैसे करना है, इसको ठीक से जानने के लिए हमें पहले फंगस की इस दिलचस्प और अक्सर डिस्ट्रक्टिव दुनिया को अच्छे से समझना होगा। So, what exactly is a fungus? A fungus is a filamentous multicellular eukaryotic organism which lacks chlorophyll. अब इन शब्दों का मतलब समझते हैं। मल्टीसेल्यूलर यानी एक से ज्यादा सेल से बना हुआ। यूकैरियोटिक का मतलब है जिसके सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट लैक्स क्लोरोफिल। इसका मतलब है कि ये प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद नहीं बना सकता। इट इज अ हेट्रोट्रोफ। फंगस की बॉडी को इमेजिन करने के लिए सोचिए कि ये एक बहुत बड़ा हिडन नेटवर्क है। इस नेटवर्क के जो पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें कहते हैं हाइफे। और जब ये सारे हाइफे एक साथ बढ़ते हैं और एक जाल जैसी बॉडी बना लेते हैं, उस पूरी वेजिटेटिव बॉडी को कहते हैं माइसीलियम। ये फंगस का एक तरह से सीक्रेट रूट सिस्टम है जो जमीन के अंदर या प्लांट के अंदर फैलता रहता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि फंगस क्या है। अब ये समझते हैं कि आखिर ये इतनी तेजी से पूरे खेत में फैलता कैसे है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि फंगस के पास रिप्रोड्यूस करने के यानी अपनी संख्या बढ़ाने के बड़े ही क्लेवर और बहुत तेज तरीके हैं। फंजाई मेनली हैव 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट फंगस ही तेजी से अपने जैसे हजारों क्लोन्स बना सकता है। Sexual reproduction, on the other hand, involves the fusion of 2 different gametes to create a new genetically unique offspring.
तो ये एसेक्सुअल प्रोसेस काम कैसे करता है? इसका पूरा खेल स्पोर्स पर टिका है। स्पोर्स फंगस के बीज जैसे होते हैं। जो हाइफे हैं वो पतले धागे, वो माइन्यूट यानी माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और कमाल की बात यह है कि एक अकेला फंगस लाखों स्पोर्स रिलीज कर सकता है और हर एक स्पोर एक नए फंगस में डेवलप हो सकता है। मतलब एक तरह से ये फंगल एक्सप्लोजन है जो बस होने का इंतजार कर रहा है। Sexual reproduction थोड़ा सा complex है, but this is how fungi get their genetic diversity, allowing them to adapt to new environments or resist treatments. इसमें दो main types आपको याद रखने हैं, ओगैमी और आइसोगैमी। ओगैमी में दो morphologically different यानी अलग-अलग दिखने वाले gametes का fusion होता है, जबकि आइसोगैमी में दो similar gametes fuse होते हैं और इसके रिजल्ट से बनता है एक zygospore. These terms are very important. तो हमने देखा कि फंगस किसानों के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, पर चिंता की बात नहीं, इसका सल्यूशन भी है। अब वक्त है हमारी कहानी के हीरो से मिलने का, फंगिसाइड्स। ये वो केमिकल हथियार हैं जिन्हें किसान फंगल डिजीजेस से लड़ने और अपनी फसलों को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल। फंगिसाइड्स आमतौर पर दो तरह से काम करते हैं, एक सिस्टमैटिक और दूसरा कॉन्टैक्ट। आपके हिसाब से इन दोनों स्ट्रैटेजीज में मेन फर्क क्या होगा? एक सेकंड के लिए सोचिए। Alright, let's break it down. Contact fungicides work like a protective shield on the plant surface. ये प्लांट की सतह पर एक बैरियर बना लेते हैं और जो भी फंगस उनके कांटेक्ट में आता है उसको खत्म कर देते हैं। Systemic fungicides, on the other hand, are absorbed by the plant and translocated through its vascular system. वो प्लांट के अंदर जाकर फंगस को अंदर से ही ढूंढ कर मारते हैं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फंगिसाइड्स को अलग अलग केमिकल फैमिलीज़ में क्लासिफाई किया जाता है और इन ग्रुप्स को जानना, वो कैसे काम करते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं, टॉप स्कोर लाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। तो आइए फंगिसाइड्स की दुनिया के मेन प्लेयर्स को देखते हैं। The history of fungicides is very fascinating, and it begins with copper. Back in 1807, a scientist named Prevost discovered that copper sulfate could control bunt disease of wheat. But the real game changer came in 1885, when a French botanist, Professor P.M.A. Milleret, made a discovery that changed agriculture forever. मिलार्डेट फ्रांस के बोर्डो शहर में एक अंगूर के बाग से गुजर रहे थे। तब उन्होंने एक अजीब चीज देखी। कुछ अंगूर के बेलों पर नीला सफेद सब्सटेंस लगा हुआ था और वो बेलें बिल्कुल हेल्दी थीं, जबकि बाकी बेलों पर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज लगी हुई थी। पता चला कि किसान चोरों को दूर रखने के लिए कॉपर सल्फेट और लाइम का मिक्सचर छिड़क रहे थे। मिलार्डेट ने रियलाइज किया कि यही मिक्सचर फंगस से भी पौधों को बचा रहा था और इस तरह एक्सीडेंटली बोडो मिक्सचर का आविष्कार हुआ। And if there is one thing you must remember about Bordeaux mixture, it's this magical ratio: 5 parts copper sulfate, 5 parts lime and 50 parts water. ये जो 5:5:50 का रेसिपी है, this is a classic exam question, so please make sure you know it by heart. The success of Bordeaux mixture led to other copper-based formulations. एक है बर्गंडी मिक्सचर, इसमें लाइम की जगह सोडियम कार्बोनेट यूज होता है। एंड देन देयर इज चौबतिया पेस्ट। ये पेड़ों के लिए एक फर्स्ट एड किट जैसा है। इट्स अ पावरफुल वूंड ड्रेसिंग यूज्ड टू ट्रीट डिजीजेस लाइक एप्पल कैंकर। ऑफ कोर्स सिर्फ कॉपर ही हमारा हथियार नहीं है, टाइम के साथ और भी पावरफुल फंजिसाइड ग्रुप्स डेवलप हुए। फॉर एग्जाम्पल डिथियोकार्बामेट्स। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है थायरम, जिसे अक्सर सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। सिस्टमैटिक फंजिसाइड्स में कार्बोक्सिन वॉज द फर्स्ट वन टू बी डिस्कवर्ड। और फिर आते हैं बेंजीमीडाजोल्स। इस ग्रुप में कार्बेंडाजिम जैसा वाइडली यूज्ड केमिकल शामिल है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऑलराइट, इट्स टाइम टू शिफ्ट गियर्स। दिस इज द क्विक फायर राउंड। यहाँ हम वो हाई यील्ड फैक्ट्स, ट्रेड नेम्स और स्पेसिफिक एप्लीकेशंस कवर करेंगे जिनके आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। सो गेट रेडी टू टेक नोट्स। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, फंजीसाइड्स वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है। आपको सही काम के लिए सही टूल इस्तेमाल करना होगा। जैसे अगर आप पाउडरी मिल्ड्यू से डील कर रहे हैं तो सल्फर आपका बेस्ट ऑप्शन है। डाउनी मिल्ड्यू के लिए आप कॉपर फंजीसाइड यूज करेंगे, और जो मुश्किल इंटरनल डिजीजेज हैं जैसे स्मार्ट्स और रस्ट, उनके लिए कार्बोक्सिन जैसा सिस्टेमिक फंजीसाइड ही सबसे कारगर साबित होगा। नाउ दिस इज प्योर गोल्ड फॉर योर एग्जाम्स। आप कभी दुकान पे जाकर कार्बोक्सिन नहीं मांगेंगे, आप विटावैक्स मांगेंगे। This table connects the chemical name to the trade name, and knowing these connections is absolutely essential. So memorize these well. Carboxin is Vitavax, carbendazim is Bavastin,
and mancozeb is dithane M45. जब हम प्लांट प्रोटेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो चलिए एंटीबायोटिक्स को भी छू लेते हैं। ये बैक्टीरियल डिजीजेस को टारगेट करते हैं और सबसे जाना माना है स्ट्रेप्टोमाइसिन। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, अगर आप एक ही एंटीबायोटिक बार बार यूज करते हैं तो बैक्टीरिया उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। इससे बचने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को अक्सर एक दूसरे एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन के साथ मिक्स किया जाता है। इस 1-2 पंच कॉम्बिनेशन को एग्रीमाइसिन के नाम से बेचा जाता है। Here's a fact that's worth repeating because it's a major milestone. The first systemic fungicide, carboxin, was discovered in 1966. This was a huge deal. इससे पहले हम सिर्फ पौधे की सतह का इलाज कर सकते थे. With the discovery of systemic fungicides, we could finally go deep inside the plant and fight infections from within. It was a complete game changer. ठीक है, चलिए सब कुछ एक साथ जोड़कर एक क्विक रिकैप करते हैं। हमारे पास मेजर ग्रुप्स हैं, कॉपर कंपाउंड्स जैसे लेजेंडरी बॉर्डो मिक्सचर, द डिथियोकार्बोमेट्स जिसमें मैंकोजेब यानी डिथैन M45 शामिल हैं, और सिस्टमिक्स जैसे बेंजमिडाजोल्स जिसमें कार्बेंडाजिम यानी बाविस्तिन आता है। ये की कनेक्शंस हैं जो आपको रिवीजन के लिए याद रखने हैं। तो दोस्तों, हमने साइंस और एग्जाम के फैक्ट्स कवर कर लिए हैं, लेकिन ये सब एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम इस नॉलेज को यूज़ करके इंडिया के लिए एक ज़्यादा सस्टेनेबल और फूड सिक्योर फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। ये सिर्फ फंगस को मारना नहीं है, ये हमारी फसलों को बचाने और हमारे प्लैनेट को बचाने के बीच एक बैलेंस बनाना है। और ये एक ऐसी चुनौती है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती रहें। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट पैथोलॉजी और हम इसे एक अलग अंदाज में समझेंगे। इंडिया के किसान जो खेत में एक अनजान दुश्मन से लड़ रहे हैं, वो दुश्मन है पौधों की बीमारियां, और आप एज अ फ्यूचर एग्रीकल्चरलिस्ट इस जंग के जनरल बनने वाले हैं। तो चलिए इस दुश्मन को समझते हैं और इसे जीतने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह लड़ाई कितनी बड़ी है। ये नंबर देखिए, 20 से 40%। हर साल पूरी दुनिया में इतना फसल का नुकसान सिर्फ पौधों की बीमारियों से होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए, अगर एक किसान 5 बोरी अनाज उगाता है तो उसमें से लगभग 2 बोरी बीमारी की वजह से बर्बाद हो सकती है। ये सीधा सीधा हमारे देश की फूड सिक्योरिटी और करोड़ों किसानों की रोजी रोटी पर हमला है। इसलिए ये टॉपिक इतना क्रिटिकल है। अब किसी भी जंग को जीतने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। सिर्फ हमला करना काफी नहीं होता, बचाव यानी डिफेंस भी उतना ही जरूरी है। प्लांट पैथोलॉजी में भी हमारी स्ट्रैटेजी के 2 मुख्य प्रिंसिपल्स हैं। पहला है बचाव, यानी दुश्मन को अंदर आने से ही रोक दो, और दूसरा है हमला, यानी अगर दुश्मन अंदर आ गया तो उसे खत्म कर दो। पूरा प्लांट डिजीज मैनेजमेंट इन्हीं 2 सिद्धांतों पर टिका हुआ है। तो इन 2 प्रिंसिपल्स को टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं अवॉइडेंस और इरेडिकेशन। इसे आसान भाषा में समझते हैं। अवॉइडेंस का मतलब है बचाव। ये एक तरह से आपके खेत के लिए वैक्सीन जैसा है, बीमारी को आने से ही रोकना। और इरेडिकेशन का मतलब है उन्मूलन या इलाज। ये वो दवा है जो आप तब देते हैं जब इन्फेक्शन हो चुका है। एक प्रिवेंशन है तो दूसरा क्योर। तो चलिए सबसे पहले प्रिंसिपल यानी अवॉइडेंस को समझते हैं। अवॉइडेंस, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसका सीधा सा मकसद है पैथोजन यानी रोगजनक को होस्ट प्लांट यानी हमारे पौधे के कांटेक्ट में आने से रोकना। सिंपल वर्ड्स में, दुश्मन को दरवाजे पर ही रोक देना, उसे अंदर घुसने का मौका ही नहीं देना। ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ये बचाव हम करते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे ऐसी जगह फसल लगाना जहां वो बीमारी होती ही ना हो, या अपने खेत को पिछली फसल के अवशेषों से बिल्कुल साफ रखना। हम सोइंग का टाइम आगे पीछे कर सकते हैं ताकि जब पैथोजन एक्टिव हो तब हमारी फसल उस स्टेज पर ना हो। हम डिजीज रेजिस्टेंट यानी रोग-रोधी वैरायटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बुनियादी और जरूरी तरीका है वो है 5वां पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री सीड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा सर्टिफाइड बीमारी मुक्त बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर शुरुआत ही अच्छी होगी तो आधी लड़ाई आप वहीं जीत जाते हैं। लेकिन कई बार बेहतरीन बचाव के बाद भी दुश्मन अंदर आ जाता है। पैथोजन खेत में प्रवेश कर चुका है। अब क्या करेंगे? अब हम डिफेंस से ऑफेंस पर स्विच करते हैं। अब हमारा मिशन प्रिवेंशन नहीं बल्कि एलिमिनेशन है, यानी उन्मूलन। हमें उस दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंकना है इससे पहले कि वो पूरी फसल को तबाह कर दे।
इरेडिकेशन का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, जो खासकर गेहूं के लूज स्मट डिजीज के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत ही प्रिसाइज टेक्निक है। इसमें सीड्स को पानी में डुबोया जाता है और पानी को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, एग्जैक्टली 52 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर को आगे पीछे नहीं, ठीक 10 मिनट तक मेंटेन किया जाता है। फिर बीज को ठंडा करके सुखा लेते हैं। ये टेम्परेचर और टाइम का कॉम्बिनेशन 52 डिग्रीज फॉर 10 मिनट्स एग्जाम्स के लिए एक हाई यील्ड फैक्ट है। इसे ज़रूर याद रखिएगा। इससे कम टेम्परेचर पर पैथोजन मरेगा नहीं और ज़्यादा पर बीज खराब हो जाएगा। चलो, अब हमने अपनी स्ट्रैटेजीज तो समझ ली। अब वक्त है अपने दुश्मन को पहचानने का। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे कॉमन दुश्मनों में से एक, बैक्टीरियल डिजीजेस, और इनके साथ ही हम एक और ग्रुप को समझेंगे जिसे कहते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? ये बेसिकली बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं, बस इनके पास सेल वॉल नहीं होती और इसीलिए इनको कंट्रोल करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। यहाँ हम कुछ ऐसी ही मोस्ट वांटेड बीमारियों की लिस्ट देख रहे हैं। इसमें आपको बीमारी का नाम, उसके पीछे का कारण यानी कॉजल ऑर्गेनिज्म, और कुछ केसेस में उसका साथी यानी वेक्टर जिसकी मदद से वो फैलता है, दिखेगा। इन कनेक्शंस को समझना ही कंट्रोल का पहला स्टेप है। चलिए इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिट्रस कैंकर की। इसका मुजरिम है एक बैक्टीरियम जिसका नाम है सैंथोमोनास सिट्री। ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नहीं है, ये इंडिया की पूरी नींबू वंशीय खेती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस बीमारी से फलों पर दाग पड़ जाते हैं और उनकी मार्केट वैल्यू 0 हो जाती है। ये नाम सैंथोमोनास सिट्री, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि सिट्रस कैंकर का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, तो इसे नोट कर लीजिए। अगला केस थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। यहाँ आपको इन्फेक्शन की पूरी चेन समझनी होगी। एक है बीमारी लिटिल लीफ, एक है पैथोजन माइकोप्लाज्मा। लेकिन माइकोप्लाज्मा अपने आप पौधे को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, उसे एक सवारी चाहिए जिसे हम कहते हैं वेक्टर, और इस केस में वो वेक्टर है लीफ हॉपर। तो अगर आपको इस बीमारी को रोकना है तो आपको इस चेन को तोड़ना होगा, यानी लीफ हॉपर को कंट्रोल करना होगा। ये ट्रियो डिजीज, पैथोजन और वेक्टर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट तब और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है जब हम अपने अगले दुश्मन की बात करते हैं, वायरसेस। वायरसेस तो सबसे बड़े हाईजैकर्स हैं। वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, उन्हें पौधे के अंदर घुसने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं वेक्टर्स, जो आमतौर पर कीड़े मकोड़े यानी इंसेक्ट्स होते हैं। इसलिए वेक्टर सिर्फ एक साथी नहीं है, वो वायरस की लाइफ साइकिल का एक अनिवार्य हिस्सा है। अब इस लिस्ट को देखिए। कुछ वायरसेस जैसे टोबैको मोज़ैक तो सिंपल मैकेनिकल कांटेक्ट से भी फैल जाते हैं, जैसे मजदूर के हाथ या औजार से। लेकिन बाकियों को देखिए, येलो वेन मोज़ैक, टोमेटो लीफ कर्ल, इन सबको एक कुरियर चाहिए। और देखिए कौन बार बार आ रहा है, व्हाइट फ्लाई। ये छोटा सा कीड़ा व्हाइट फ्लाई एग्रीकल्चर में सबसे खतरनाक डिजीज वेक्टर्स में से एक है। ये कई सारे वायरसेस के लिए एक सुपर स्प्रेडर का काम करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये नॉलेज पहुंच सके। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, वायरल डिजीजेज में वेक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। आप पौधे के अंदर घुस चुके वायरस को नहीं मार सकते। आपके पास एक ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, उसके डिलीवरी सिस्टम पर अटैक करना। आपको वेक्टर को कंट्रोल करना होगा। अगर आपने ट्रांसमिशन की चेन तोड़ दी तो आपने डिजीज को कंट्रोल कर लिया। द वेक्टर इज द की। चलिए इसका एक प्राइम एग्जाम्पल देखते हैं, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भंडी। इसे YVMV भी कहते हैं। इस बीमारी का कारण है एक जेमिनो वायरस, लेकिन यहां पब्लिक एनिमी नंबर 1 है इसका वेक्टर व्हाइट फ्लाई, और आगे उसकी स्पीशीज भी याद रखनी है, बेमिजिया तबासी। ये पूरा नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रोल मेजर्स स्पेसिफिक स्पीशीज के लिए अलग हो सकते हैं। और ये रहा एक और क्रिटिकल जोड़ी, बंची टॉप ऑफ बनाना और उसका वेक्टर बनाना एफिड। अब यहां मैं इसका साइंटिफिक नाम पर जोर दे रही हूं, पेंटेलोनिया निग्रोनर्वोसा। इसे 2-3 बार बोलकर याद कीजिए, पेंटेलोनिया निग्रोनर्वोसा। ये सिर्फ एकेडमिक डिटेल नहीं है, एग्जाम्स में ऐसे यूनिक और स्पेसिफिक नाम अक्सर पूछे जाते हैं। जब एक बीमारी का एक ही मेजर वेक्टर होता है तो वो एग्जाम के लिए एक पेट क्वेश्चन बन जाता है। इसे जरूर याद रखिएगा। तो अब तक हमने प्रिंसिपल्स, दुश्मन और उनके फैलने के तरीके सब देख लिए हैं। अब इन सब इन्फॉर्मेशन को जोड़कर एग्जाम में सक्सेस के लिए एक स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं? चलिए अपना एग्जाम विक्ट्री मैप बनाते हैं। एक क्विक रिवीजन क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया, बंची टॉप ऑफ बनाना का प्राइमरी वेक्टर कौन सा है? याद करने की कोशिश कीजिए वो स्पेसिफिक नाम। हाँ, बिल्कुल सही, द बनाना एफिड यानी पेंटेलोनिया निग्रोनर्वोसा। देखा,
जब आप ऐसे स्पेसिफिक लिंक्स बनाकर डिजीज, पैथोजन, वेक्टर के जोड़े बनाकर याद करते हैं तो चीज़ें आसानी से और लंबे समय तक याद रहती हैं। यही एक्सपर्टीज की नींव है। तो ये है आपका विक्ट्री मैप, किसी भी प्लांट डिजीज को एनालाइज करने का एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क। पहला, बीमारी का नाम और उसके लक्षण याद करें। दूसरा, उसे उसके स्पेसिफिक पैथोजन से जोड़ें। तीसरा, अगर कोई वेक्टर है तो उसे आइडेंटिफाई करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा, ये समझे कि इसके कंट्रोल के लिए कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, अवॉइडेंस या इरेडिकेशन। अगर आपने ये फ्रेमवर्क मास्टर कर लिया तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आसानी से टैकल कर पाएंगे। और अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, ये नॉलेज सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये हमारे देश की खाद्य सुरक्षा के लिए है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। आप इस विक्ट्री मैप को सिर्फ एग्जाम हॉल में नहीं बल्कि कल जब आप फील्ड में होंगे तब कैसे अप्लाई करेंगे, एक ऐसे लीडर के रूप में जिसके कंधों पर देश को खिलाने की जिम्मेदारी है। इसके बारे में जरूर सोचिए। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप आगे कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, बायोवेस्ट एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी एक कोर सब्जेक्ट है और उसमें भी राइस और वीट की डिजीजेस से क्वेश्चंस आना बिल्कुल पक्का है। तो आज हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, टॉपिक की सीरीजनेस समझने के लिए हम हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। क्रॉप डिजीजेस यानी फसलों की बीमारियां सिर्फ किताबों की बात नहीं है, इनका असर बहुत गहरा होता है। बंगाल फैमिन के पीछे कई कारण थे, पॉलिटिकल भी थे, मैनमेड भी थे, लेकिन राइस में ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज का आउटब्रेक एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने इस ट्रेजेडी को और बढ़ा दिया और लाखों लोगों की जान चली गई। इससे आप समझ सकते हैं कि यह टॉपिक कितना क्रिटिकल है, ना सिर्फ देश की फूड सिक्योरिटी के लिए बल्कि हमारे एग्जाम के लिए भी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे। पहले हम राइस की मेजर डिजीजेस को समझेंगे, उसके बाद हम वीट के सबसे डिफिकल्ट पार्ट पर आएंगे, यानी तीनों रस्ट डिजीजेस को डिटेल में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर वीट की कुछ और इंपॉर्टेंट डिजीजेस जैसे स्मट और बंट को कवर करेंगे। इसके बाद इन सब डिजीजेस को कंट्रोल करने की इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक मास्टर चार्ट होगा जो आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं राइस से। हम सब जानते हैं कि राइस यानी धान इंडिया का स्टेपल फूड है, हमारा मुख्य भोजन है। इसलिए इसकी क्रॉप हेल्थ पर कोई भी थ्रेट एक नेशनल कंसर्न बन जाता है। हम उन पैथोजेंस पर फोकस करेंगे जहां से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले राइस ब्लास्ट, ये नाम आप बिल्कुल याद कर लीजिए। प्लांट पैथोलॉजी का ये सबसे नोटोरियस, सबसे बदनाम फंगल डिजीज है। इंडिया में जहां भी धान उगता है वहां इसका खतरा रहता है और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर सकता है। कभी कभी तो 70 से 80% तक यील्ड लॉस हो जाता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी इस बीमारी को फैलाने वाला जीव कौन है। द कल्प्रिट इज अ फंगस जिसका साइंटिफिक नेम है पायरिक्यूलेरिया ओरिजाई। ये नाम आपको बिल्कुल रट लेना है। मैच द फॉलोइंग हो या डायरेक्ट MCQ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सो प्लीज नोट इट डाउन, पायरिक्यूलेरिया ओरिजाई राइस ब्लास्ट। अब इसे पहचानते कैसे हैं फील्ड में? इसके सिम्टम्स बहुत कैरेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहले लीव्स पर आपको डायमंड शेप के यानी स्पिंडल शेप्ड लीजन्स दिखेंगे। इन लीजन्स का सेंटर ग्रे होता है और बॉर्डर ब्राउन। लेकिन सबसे डिस्ट्रक्टिव स्टेज है नेक ब्लास्ट। इसमें फंगस जहां से बाली यानी पैनिकल निकलती है उस गर्दन या नेक पर अटैक करता है। वो हिस्सा काला पड़कर गल जाता है जिसे रॉटन नेक कहते हैं। इसके बाद ऊपर दाने तक न्यूट्रिशन पहुंच ही नहीं पाता और ग्रेन फॉर्मेशन बिल्कुल रुक जाती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इस डिजीज के बारे में, इसे रिच मैन्स डिजीज या अमीर आदमी की बीमारी भी कहते हैं। अब सोचिए ऐसा क्यों कहते होंगे? क्योंकि ये डिजीज उन खेतों में ज्यादा फैलती है जहां नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा नाइट्रोजन से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उनके टिश्यूज सॉफ्ट हो जाते हैं और वो इस फंगस के लिए इजी टारगेट बन जाते हैं। ये एक मेमोरेबल फैक्ट भी है और मैनेजमेंट से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करें? इसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करना पड़ता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है सीड ट्रीटमेंट, यानी बीज को बोने से पहले ही थिराम जैसे फंजीसाइड से ट्रीट करना। दूसरा, फील्ड सैनिटेशन, मतलब खेत में पिछली फसल के इन्फेक्टेड हिस्से यानी प्लांट डिब्रीज को हटाकर नष्ट कर देना ताकि फंगस का सोर्स ही खत्म हो जाए। और अगर इन्फेक्शन आ ही जाए तब तीसरा स्टेप है फंजीसाइड स्प्रे,
जैसे ट्राइसाइक्लाजोल का सही समय पर छिड़काव। चलिए अब जल्दी से दो और मेजर राइस डिजीजेस को कंपेयर करते हैं। पहला है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। जैसा नाम से ही साफ है, ये एक बैक्टीरिया से होता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ज़ैंथोमोनास ऑराइज़े। इसकी सबसे बड़ी पहचान है लीव्स के किनारे से सुबह के टाइम मिल्की यानी दूधिया रंग का ऊज या रिसाव दिखना। दूसरा है ब्राउन लीफ स्पॉट, जिसका जिक्र हमने बंगाल फैमिन के कॉन्टेक्स्ट में किया था। ये हेलमिंथोस्पोरियम ओराइज़े फंगस से होता है और इसमें छोटे गोल या ओवल डार्क ब्राउन कलर के साफ सुथरे स्पॉट्स बनते हैं। दोनों के सिम्टम्स को डिफरेंशिएट करना डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक आखिरी राइस डिजीज जिसका नाम बहुत ही यूनिक है, बकनाए या फूलिश सीडलिंग डिजीज। इसे फूलिश या मूर्ख सीडलिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फंगस जिसका नाम है जिब्रेला फुजिकुरोए एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है जिब्रेलिन। इस हार्मोन की वजह से इन्फेक्टेड प्लांट्स अजीब तरह से लंबे हो जाते हैं, पतले और पीले पड़ जाते हैं, बाकी प्लांट से अलग दिखते हैं और आखिर में इनमें दाने नहीं बनते और ये सूख कर मर जाते हैं। ओके, राइस के बाद अब बारी है दूसरे सुपरस्टार क्रॉप की, व्हीट यानी गेहूं। और जब व्हीट की बात हो तो रस्ट डिजीजेस की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 3 तरह के होते हैं और इनको डिफरेंशिएट करना स्टूडेंट्स के लिए हमेशा एक चैलेंज रहता है। बट डोंट वरी, हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। इस टेबल से इन तीनों के बीच का फर्क बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कॉजल ऑर्गेनिज्म तीनों का जीनस पुक्सिनिया ही है, लेकिन स्पीशीज अलग अलग हैं जो आपको याद करनी है। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इनके पस्चूल का शेप और लोकेशन। देखिए, ब्लैक रस्ट के पस्चूल्स लंबे यानी एलोंगेटेड होते हैं और ये स्टेम पर भी अटैक करता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है और इसका निकनेम है किलर डिजीज। ब्राउन रस्ट के पस्चूल्स गोल यानी सर्कुलर होते हैं और बिखरे हुए रहते हैं। और येलो रस्ट, जैसा नाम से ही क्लियर है, इसके पस्चूल्स पीली पीली धारियों यानी स्ट्राइप्स में बनते हैं। यही इनकी मेन पहचान है। रस्ट को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है प्रिवेंशन, और इसका सबसे पावरफुल टूल है जेनेटिक्स, यानी ऐसी रेजिस्टेंट वैरायटीज उगाना जिसमें यह बीमारी लगती ही नहीं, जैसे कि सोनालिका। इसके अलावा कल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ना दें क्योंकि इससे पौधे ज़्यादा सॉफ्ट और ससेप्टेबल हो जाते हैं। और फसल की सोइंग टाइम पर करें। अगर सोइंग लेट होगी तो क्रॉप ऐसी स्टेज में होगी जब रस्ट का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। रस्ट के अलावा भी व्हीट में कुछ और इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। चलिए अब हम 3 और डिजीजेस को देखते हैं, करनाल बंट, लूज स्मट और तुंडू डिजीज। इन सब की अपनी एक खास पहचान है। सबसे पहले करनाल बंट। इसका नाम इंडिया के करनाल शहर पर रखा गया है, जहां इसे सबसे पहले मित्र ने 1931 में रिपोर्ट किया था। इस डिजीज की सबसे अजीब और याद रहने वाली बात है इसकी स्मेल। इसका फंगस नियोवॉसिया इंडिका एक केमिकल बनाता है जिसका नाम है ट्राइमिथाइलमीन। इस केमिकल की वजह से इन्फेक्टेड दानों से सड़ी हुई मछली जैसी यानी फाउल फिशी बदबू आती है, जिसे आप दूर से ही पहचान सकते हैं। अब इसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसके फैलने के 3 रास्ते हैं। ये सीड बोन है, यानी बीज के जरिए फैलता है। ये सॉइल बोन है, यानी इसके स्पोर्स मिट्टी में सालों तक जिंदा रह सकते हैं। और ये एयरबोन भी है, यानी इसके स्पोर्स हवा से उड़कर दूसरे खेतों तक पहुंच सकते हैं। इस ट्रिपल थ्रेट की वजह से ही एक बड़ा क्वारंटीन इशू है और दूसरे देशों में यहां से गेहूं भेजने पर सख्त चेकिंग होती है। अब हम 2 स्मट डिजीज को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट में है लूज स्मट। इसमें गेहूं की पूरी बाली यानी ईयर हेड दानों की जगह काले पाउडर के मास में बदल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है, ये इंटरनली सीड बॉर्न है। इसका मतलब पैथोजन बीज के एम्ब्रियो के अंदर रहता है। राइट में है फ्लैग स्मट, जिसमें लीव्स पर काली धारियां बनती हैं और ये एक्सटर्नली सीड बॉर्न है, यानी पैथोजन बीज की सतह पर ऊपर से चिपका रहता है। इंटरनल और एक्सटर्नल होने से इनके सीड ट्रीटमेंट का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। इंटरनली बॉर्न के लिए सिस्टेमिक फंजीसाइड यूज करना पड़ता है जो प्लांट के सिस्टम के अंदर जाकर पैथोजन को मारे। और आखिर में एक बहुत ही अनयूजुअल बीमारी तुंदू डिजीज, जिसे येलो ईयर रॉट भी कहते हैं। इसका की सिम्टम आप कभी नहीं भूलेंगे। गेहूं की बालियों पर एक ब्राइट येलो चिपचिपा यानी स्टिकी बैक्टीरियल ऊज निकलता है जो पूरी बालियों को आपस में चिपका देता है। देखने में अजीब लगता है पर फील्ड में पहचानना बहुत आसान है। तो इसमें फैसिनेटिंग बात यह है कि ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है। ये किसी एक पैथोजन से नहीं होती, बल्कि ये एक पैथोजेनिक पार्टनरशिप है। इसमें एक टीम काम करती है, एक नेमाटोड जिसका नाम है एंगुइना ट्रिटिसी,
और एक बैक्टीरियम जिसका नाम है क्लैवीबैक्टर ट्रिटिसी। होता क्या है कि निमेटोड पहले पौधे पर घाव यानी वूंड बनाता है और उस घाव से बैक्टीरियम को अंदर घुसने का रास्ता मिल जाता है और फिर वो इन्फेक्शन करता है। इसलिए ये एक डिजीज कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारी स्पेसिफिक डिजीजेस और उनके कंट्रोल के बारे में जाना। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और एक बिगर पिक्चर देखते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद हम एक फाइनल रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। ये मॉडर्न डिजीज मैनेजमेंट के 4 पिलर्स हैं। इसकी शुरुआत हमेशा स्मार्ट फार्मिंग से होती है, यानी कल्चरल मेथड्स जैसे फील्ड सैनिटेशन, क्रॉप रोटेशन। इसके बाद सबसे पावरफुल टूल आता है जेनेटिक्स, यानी रेजिस्टेंट वैराइटीज का यूज। ये फर्स्ट एंड बेस्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तीसरा है शुरुआत में ही प्रोटेक्शन देना, यानी सीड ट्रीटमेंट, जैसे लूसमेट के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट या विटावैक्स का यूज। और सबसे आखिरी विकल्प है केमिकल कंट्रोल। फंजीसाइड्स का यूज तभी करना चाहिए जब जरूरी हो। ये एक आखिरी हथियार है, पहला सोल्यूशन नहीं। और ये रहा आपका मास्टर चार्ट। एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। चलिए मेरे साथ जल्दी से रिवाइज कीजिए। राइस ब्लास्ट, पायरेकुलेरिया ओराइजे। बैक्टीरियल ब्लाइट, ज़ेंथोमोनाज ओराइजे। ब्राउन लीफ स्पॉट, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। वीट का ब्लैक रस्ट, पुक्सिनिया ड्रैमिनिस ट्रिटिसी। कर्नल बर्न्ट, फिशी स्मेल वाला, नियोवॉसिया इंडिका। और लूज स्मर्ट, यूस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसी। ये चार्ट आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस एक्सप्लेनर को हम इस सवाल के साथ खत्म करेंगे। हमने देखा कि दुनिया का पेट भरने के लिए इन बीमारियों से लड़ना कितना जरूरी है, लेकिन इसके लिए हम केमिकल्स, इंटेंसिव फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, हम हाई प्रोडक्टिविटी कैसे मेंटेन करें और साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट को, अपनी मिट्टी को, अपने पानी को आने वाली जनरेशंस के लिए सुरक्षित और सस्टेनेबल कैसे रखें। इस पर जरूर सोचिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसे ही एग्जाम फोकस लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लांट पैथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रॉप डिजीजेस। ये फसलों की बीमारियां एक तरह से हमारे खेत के अदृश्य दुश्मन हैं, एन इनविजिबल एनिमी, जो चुपचाप हमारी फूड सप्लाई को नुकसान पहुंचाते हैं। इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, किसी एक बीमारी पर बात करने से पहले जरूरी है कि हम इस समस्या की गंभीरता, इसके स्केल को समझें। ये जो पैथोजेंस हैं, यानी रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव, ये सिर्फ किसान की चिंता का विषय नहीं है। असल में ये हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी और देश की इकोनॉमी के लिए एक सीधा खतरा है। आप समझ सकते हैं कि हर खेत में एक जंग चल रही है इन पैथोजेंस के खिलाफ। बिल्कुल सही कहा सर ने, और इस बात को आसानी से समझने के लिए डेटा को देखते हैं। भारत में हर साल कुल उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, इन्हीं पौधों की बीमारियों की वजह से बर्बाद हो जाता है। इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिए। ये सिर्फ अनाज का नुकसान नहीं है, ये हमारे किसान भाइयों की आमदनी का नुकसान है और हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए भोजन की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ी चुनौती भी। इसीलिए इन खतरों को पहचानना और इनका समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए हम अपनी पहली केस फाइल शुरू करते हैं और बात करते हैं ग्राउंडनट यानी मूंगफली की। जैसा कि आप जानते हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिलहन फसल है, एन इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप। अब हम देखेंगे कि इस फसल पर हमला करने वाली मुख्य बीमारियां कौन सी हैं। मूंगफली की सबसे आम और सबसे हानिकारक बीमारी है टिक्का डिजीज। इसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात खासकर एग्जाम के लिए यह है कि टिक्का डिजीज किसी एक पैथोजन से नहीं होता। ये 2 अलग अलग लेकिन आपस में मिलते जुलते पैथोजन से होता है। इसीलिए इन दोनों में अंतर करना और इनकी सही पहचान करना इसके मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ये डिफरेंशिएशन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए इन दोनों में अंतर को समझते हैं। पहला पैथोजन है सर्कोस्पोरा एरेचिडोला। इसकी वजह से पत्तियों पर छोटे गहरे भूरे रंग के धब्बे यानी स्मॉल डार्क ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं। दूसरा पैथोजन है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। इससे भी धब्बे बनते हैं, लेकिन वो पहले वाले से थोड़े बड़े और ज्यादा नियमित आकार के यानी लार्जर रेगुलर स्पॉट्स होते हैं। इनका साइज आमतौर पर 0.6 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होता। एक चीज दोनों में कॉमन है कि दोनों ही केसेस में समय से पहले पत्तियां झड़ जाती हैं, जिसे प्रीमेच्योर लीफ फॉल कहते हैं। इससे पौधा कमजोर पड़ जाता है और पैदावार घट जाती है। इस अंतर को जरूर याद रखें।
मूंगफली की दूसरी गंभीर बीमारी है कॉलर रॉट। जैसा कि नाम से ही साफ है, कॉलर रीजन यानी जमीन से लगता हुआ तने का हिस्सा, ये बीमारी वहां पर हमला करती है। लेकिन इसका खतरा सिर्फ पौधे को कमजोर करना नहीं है, इससे जुड़ा एक और बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है। और वो छिपा हुआ खतरा है एफ्लाटॉक्सिन। ये क्या होता है? एफ्लाटॉक्सिन एक विषैला पदार्थ है, अ टॉक्सिक कंपाउंड, जो एक फंगस द्वारा पैदा किया जाता है। जब ये फंगस मूंगफली को इन्फेक्ट करता है तो ये टॉक्सिन उसमें आ जाता है। ये सिर्फ पौधे के लिए ही नहीं, बल्कि उन इंसानों और पशुओं के लिए भी बहुत हानिकारक है जो इस कंटैमिनेटेड मूंगफली को खाते हैं। इससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे पूरा कनेक्शन समझना जरूरी है। कॉलर रॉट बीमारी का जो पैथोजन है उसका नाम है एस्परजिलस नाइजर। ये अक्सर सीडलिंग स्टेज में, यानी जब पौधा छोटा होता है, तब हमला करता है और जड़ों पर काले धब्बे बना देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट, जैसा हमने डिस्कस किया, एफ्लाटॉक्सिन का प्रोडक्शन है। शायद आपने कभी ऐसी मूंगफली खाई होगी जिसका स्वाद अजीब सा कड़वा, बिटर टेस्ट लगा हो। वो कड़वाहट अक्सर इसी एफ्लाटॉक्सिन के कारण होती है। तो सोचिए, एक छोटा सा फंगस खेत में पौधे को इन्फेक्ट करता है और उसका असर सीधा कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये थी मूंगफली की बीमारियां। अगर आपको ये डिस्कशन उपयोगी लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली केस फाइल की तरफ, जो है मस्टर्ड यानी सरसों। ये भी भारत की एक प्रमुख तिलहन फसल है। इसके भी अपने दुश्मन हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सरसों की सबसे मुख्य बीमारी है व्हाइट रस्ट या सफेद रथुआ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो बहुत ही खास होते हैं और इससे फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है। आइए इसके डिटेल्स को नोट करते हैं। व्हाइट रस्ट का पैथोजन है एल्बिगो कैंडिडा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहचान का तरीका या डायग्नोस्टिक सिम्टम यह है कि पत्तियों के निचली सतह पर यानी लोअर सरफेस पर सफ़ेद या हल्के पीले रंग के फपोले यानी पस्ट्यूल्स दिखाई देते हैं। ये पस्ट्यूल्स असल में फंगस के बीजाणुओं यानी फंगल स्पोर्स के गुच्छे होते हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि ये इन्फेक्शन सिर्फ पत्तियों तक ही नहीं रहता, बल्कि जड़ को छोड़कर पौधे के सभी ऊपरी हिस्सों में फैल सकता है। सरसों का एक दूसरा लेकिन उतना ही गंभीर रोग है ऑल्टरनेरिया ब्लाइट। अगर व्हाइट रस्ट की पहचान उसके सफ़ेद फफोलों से होती है, तो इस बीमारी की पहचान इसके बहुत ही अलग किस्म के धब्बों से होती है। इसके धब्बे बहुत कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इस रोग का विकास बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होता है। शुरुआत में पौधे पर, खासकर पत्तियों और फलियों पर, छोटे छोटे गहरे रंग के धब्बे दिखते हैं। फिर जैसे जैसे ये धब्बे बढ़ते हैं, इनके अंदर गोल गोल रिंग्स बनने लगती हैं। ये बिल्कुल एक निशानेबाजी के टारगेट जैसा दिखता है। जी, और इसी वजह से इन्हें कॉन्सेंट्रिक ब्लैक स्पॉट्स या टारगेट स्पॉट्स भी कहते हैं। ये ऑल्टरनेरिया ब्लाइट का सबसे पक्का पहचान है, उसका सिग्नेचर है। अगर आपको फील्ड में सरसों पर ऐसे टारगेट्स जैसे धब्बे दिखें तो आप समझ जाइए कि ये ऑल्टरनेरिया ब्लाइट है। तो अब तक हमने इन बीमारियों के कारण और उनके लक्षणों को समझ लिया है। अब हम बात करेंगे इनके प्रबंधन यानी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की। आप इसे एक किसान का औषधालय या फार्मर्स टूल किट समझ सकते हैं। वो सारे उपाय जिनका इस्तेमाल इन रोगों को कंट्रोल करने और अपनी फसल को बचाने के लिए किया जाता है। ये कुछ मुख्य केमिकल कंट्रोल उपाय हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। मूंगफली में टिका डिजीज के लिए बेविस्टिन का 0.3% या मैनकोजेब का 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे रेकमेंड किया जाता है। कॉलर रॉट से बचने के लिए बिजाई से पहले ही बीजों को मैनकोजेब या बेविस्टिन से ट्रीट करना यानी सीड ट्रीटमेंट एक अच्छा उपाय है। सरसों में व्हाइट रस्ट के लिए ब्लिटॉक्स या मैनकोजेब के 2 से 3 स्प्रे किए जाते हैं और ऑल्टरनेरिया ब्लाइट के लिए डिथान M45, जिसे मैनकोजेब भी कहते हैं, का स्प्रे 2 किलो दवाई को 1000 लीटर पानी में मिलाकर किया जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, आज की खेती, मॉडर्न एग्रीकल्चर सिर्फ केमिकल स्प्रे पर निर्भर नहीं रह सकती। ये सिर्फ एक आखिरी उपाय है। बेहतर तरीका है एक समग्र अप्रोच अपनाना, जिसे हम इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरीकों को मिलाकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। यह एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी के मुख्य अंग हैं। इसकी शुरुआत होती है कल्चरल प्रैक्टिसेस से, जैसे कि फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन, जिससे जमीन में बीमारी का साइकिल टूट जाता है। फिर आता है बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट, ताकि शुरुआत से ही पौधा स्वस्थ रहे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें हम ट्राइकोडर्मा विरिडे जैसे फायदेमंद फंगस का इस्तेमाल करते हैं, जो हानिकारक फंगस को नष्ट करते हैं। इसकी मात्रा 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर रेकमेंड की जाती है। और सबसे आखिर में, जब जरूरत हो तभी केमिकल्स का सही मात्रा में उपयोग करना,
ये एक स्मार्ट और सस्टेनेबल तरीका है। तो अंत में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। हमारे पास मैनेजमेंट के तरीके हैं, लेकिन हमारा वातावरण, हमारा मौसम तेजी से बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है नई बीमारियां आ जाएं या पुरानी बीमारियां और ज़्यादा खतरनाक हो जाएं। तो आगे की चुनौती ये है कि हम अपनी इन स्ट्रैटेजीज को समय के साथ कैसे बदलेंगे। हम खेती के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा मजबूत डिफेंस सिस्टम कैसे बनाएंगे जो आने वाले कल की चुनौतियों का सामना कर सके। ये एक विचारणीय प्रश्न है। हमें उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम प्लांट पैथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई हील्ड टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के किसानों के लिए ये फसलों की बीमारियां उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फेर सकती हैं, और आपके लिए इन्हीं बीमारियों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको एग्जाम में टॉप रैंक दिला सकती है। ये सिर्फ फैक्ट्स रटने की बात नहीं है, ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को समझने की बात है जो हर रोज हमारे खेतों में हो रही है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले सोलेनेसी फैमिली की डिजीजेस, फिर क्रूसीफर्स और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप्स की प्रॉब्लम्स, उसके बाद सिट्रस डिजीजेस का चैलेंज, और आखिर में एक क्विक रिवीजन मैट्रिक्स जिससे सब कुछ आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। अच्छा, तो शुरू करते हैं एक ऐसी फैमिली से जो हमारी थाली का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सोलानेसी फैमिली। हम बात कर रहे हैं टमाटर, बैंगन और मिर्च की। ये सब्जियां हमारे खाने का आधार हैं, लेकिन इन पर कुछ बहुत ही डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस का हमला होता है। टमाटर में दो ब्लाइट्स का कंपैरिजन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अर्ली ब्लाइट जो है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ऑल्टरनेरिया सोलानी। इसका सबसे बड़ा पहचान है टारगेट लाइक स्पॉट्स, यानी पत्तों पर कंसेंट्रिक रिंग्स जैसे निशान। दूसरी तरफ लेट ब्लाइट जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोफिस्थोरा इन्फेस्टेंस। नाम में इसका मतलब छुपा है। फाइटोफथोरा का मतलब है प्लांट डिस्ट्रॉयर। ये बीमारी कुछ ही दिनों में पूरी फसल को तबाह कर सकती है। तो आपको ऑर्गेनिज्म और सिम्टम दोनों याद रखने हैं। अब आते हैं टमाटो लीफ कर्ल पर। इसमें 4 बातें बिल्कुल पक्की कर लीजिए। पहला, ये एक बेगोमो वायरस से होता है। दूसरा, इसका सिम्टम है पत्तों का ऊपर की तरफ मुड़ना, यानी अपवर्ड कर्लिंग। तीसरा, और ये एग्जाम का फेवरेट सवाल है, इसका वेक्टर, इसको कौन फैलाता है? व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी। और चौथा पॉइंट, इसका मैनेजमेंट। अगर बीमारी को कंट्रोल करना है तो वेक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा, इसीलिए एसिफेट जैसे इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बैंगन की बात करते हैं। बैंगन का सबसे बड़ा दुश्मन है फोमोप्सिस ब्लाइट। पता है ये इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये सीधा फल पर यानी ब्रिंजल पर ही अटैक करती है। इससे फ्रूट रॉट हो जाता है और पूरा का पूरा फल खराब हो जाता है, बिल्कुल अनमार्केटेबल। किसान को इससे सीधा सीधा आर्थिक नुकसान होता है। तो टमाटो इस तबाही के पीछे कल्प्रिट कौन है? ये एक फंगस है जिसका नाम है फोमोप्सिस विक्सेंस। इससे बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका है प्रिवेंशन, यानी रोकथाम। इसके लिए सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार बहुत जरूरी है। थेरम जैसे फंगीसाइड से बीज को ट्रीट करने से इन्फेक्शन को शुरू में ही रोका जा सकता है। अब आते हैं मिर्च पर। नर्सरी में लगने वाली एक बहुत ही घातक बीमारी है डैम्पिंग ऑफ। ये बीमारी बड़े मैच्योर पौधों पे नहीं आती, ये छोटे नए सीडलिंग्स पर हमला करती है। जमीन के लेवल पर ही सीडलिंग गल जाता है और गिर जाता है। रातों रात पूरी की पूरी नर्सरी ट्रे खाली हो सकती है। सोच सकते हैं किसान का कितना बड़ा नुकसान होता है इससे। सोलेनेसी फैमिली को हमने अच्छे से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और 2 और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को देखते हैं, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी और बनाना यानी केला। यहां हम 2 अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और एक वायरल डिजीज। चलिए आपसे एक सवाल है। मान लीजिए आप एक खेत में गए और आपने देखा कि फूल गोभी का जो कर्ड है यानी उसका फूल वो ब्राउन हो रहा है, और जब आपने उसका तना काटा तो वो अंदर से खोखला था, हॉलो। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? ये किस चीज की कमी के लक्षण है? बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज बोरॉन। ये बोरॉन की कमी या बोरॉन डेफिशिएंसी के क्लासिक सिम्टम्स हैं, ब्राउनिंग ऑफ द कर्ड और हॉलो स्टेम। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से फसल की क्वालिटी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। और यहां पर आपका रोल एज एन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट शुरू होता है। जब आपने प्रॉब्लम डायग्नोज कर ली तो आप सोल्यूशन भी बताएंगे। इसका सोल्यूशन है बोरैक्स का एप्लीकेशन।
रिकमेंडेड डोज है 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। एक छोटा सा उपाय, लेकिन किसान के लिए बहुत फायदेमंद। वैसे अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। अब केला यानी बनाना पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वायरल डिजीज है जिसका नाम है बनाना बंच टॉप। इसके नाम से ही इसके सिम्टम का पता चलता है। इस वायरस से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटिंग हो जाती है और जो नई पत्तियां निकलती हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, एक गुच्छे जैसी या बंच्ड अपीयरेंस देती हैं। बनाना बंची टॉप के बारे में कुछ ज़रूरी बातें याद रखिए। इसका कॉजल एजेंट है बनाना बंची टॉप वायरस या BBTV, और इसका वेक्टर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बनाना एफिड, जिसका साइंटिफिक नाम है पेंटालोनिया निग्रोनेवोजा। ये छोटा सा कीड़ा इस बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलाता है, तो इस बीमारी का कंट्रोल एफिड के कंट्रोल से ही जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम सिट्रस यानी नींबू वर्गीय फलों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हम दो ऐसी बीमारियों की बात करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया में सिट्रस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सिट्रस कैंकर और सिट्रस ग्रीनिंग दोनों ही बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। सिट्रस कैंकर को पहचानना आसान है। इसमें पत्तों, टहनियों और फलों पर उभरे हुए ब्राउन, खुरदुरे या कॉर्की लीजन्स बन जाते हैं। ये देखने में अच्छे नहीं लगते। भले ही फल अंदर से ठीक हो, लेकिन बाहर से दाग धब्बे होने की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल गिर जाती है और कमर्शियल फार्मिंग में अपीयरेंस ही सब कुछ है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है एक बैक्टीरियम जिसका पूरा नाम है ज़ैंथोमोनास कैंपेस्ट्रस पाथोवार सिट्री। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, तो सिट्रस कैंकर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर आपको सिट्रस कैंकर बुरा लगा तो अब आते हैं सिट्रस ग्रीनिंग पर। ये बिना किसी शक के दुनिया की सबसे डिस्ट्रक्टिव सिट्रस डिजीज है। इसका दूसरा नाम है हुआंगलोंगबिंग या HLB। इस बीमारी ने फ्लोरिडा और ब्राजील जैसे बड़े सिट्रस प्रोड्यूसिंग रीजन्स की इंडस्ट्री को घुटनों पर ला दिया है। ये एक एग्रीकल्चरल डिजास्टर है। चलिए सिट्रस ग्रीनिंग के की फैक्ट्स को अच्छे से समझते हैं। इसका कॉजल एजेंट भी एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है कैंडिडेटस लिब्रोबैक्टर। इसका फेमस नाम हुआंगलोंगबिंग चाइनीज भाषा से आया है जिसका मतलब है येलो ड्रैगन डिजीज, और इस बीमारी को फैलाने वाला वेक्टर है एशियन सिट्रस साइलिड जिसका साइंटिफिक नाम है डायोफोरिना सिट्री। वेक्टर का नाम एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है। अब इन सबको एक साथ लाने के लिए हमने एक क्विक रिवीजन मैट्रिक्स बनाई है। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। इस टेबल को दिमाग में बिठा लें। टोमेटो लेट ब्लाइट फाइटोफथोरा फंगस से और लीफ कर्ल बेगोमोवायरस से जिसे व्हाइट फ्लाई फैलाती है। ब्रिंजाल फोमोप्सिस ब्लाइट एक फंगस जिससे फ्रूट रॉट होता है। कॉलीफ्लावर ब्राउनिंग बोरान की कमी से पहचान है हॉलो स्टेम। बनाना बंची टॉप वायरस जिससे बनाना एफिड फैलाता है। और सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज जिसमें कॉर्की लीजन्स बनते हैं। और ग्रीनिंग दूसरी बैक्टीरियल डिजीज जिसे एशियन सिट्रस सिलिड फैलाता है। जब भी रिवीजन करें इस टेबल को जरूर देखें। तो इन सबसे हमने क्या सीखा? सबसे बड़ी सीख ये है कि नॉलेज ही सबसे बड़ी ताकत है। एक किसान के लिए ये नॉलेज उसकी फसल को बचाने में मदद करती है, और एक स्टूडेंट के रूप में आपके लिए यही नॉलेज एग्जाम क्रैक करने और एक सफल करियर बनाने की चाबी है। हमेशा साइंस को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जोड़कर देखिए। जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बीमारियां फैलाने वाले पैथोजेंस भी नए नए रूप ले रहे हैं। ऐसे में हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट यानी IDM स्ट्रैटेजीज को कैसे अडैप्ट करना होगा। हम कैसी ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएं जो आने वाले कल की चुनौतियों का सामना कर सकें। ये वो चैलेंज है जिसका सोल्यूशन आपकी जनरेशन के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को निकालना है। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले एक्सप्लेनर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Hello friends, BioAsaj Agri-Forestry Academy के इस एजुकेशनल YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी एक बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो सकता है। इतनी सारी डिजीजेस, इतने सारे साइंटिफिक नेम्स, कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें, ये समझना मुश्किल हो जाता है। आज के इस सेशन में हम आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देंगे ताकि आप सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप डिजीजेस को आसानी से मास्टर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस मिस ना करें। क्या आपको भी पैथोजेंस और सिम्टम्स की लंबी लिस्ट देखकर घबराहट होती है? अगर हाँ, तो चिंता मत कीजिए,
हम आपको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इस टॉपिक में सफल होने का राज सब कुछ याद करना नहीं है, बल्कि एक सिस्टम को फॉलो करना है। आपके एग्जाम में क्रॉप डिजीज से जुड़ा कोई भी सवाल आए, आपको बस 3 मुख्य बातें पता होनी चाहिए। जी हाँ, बस ये 3 चीजें: पैथोजन, सिम्टम एंड मैनेजमेंट। यानी बीमारी का कारण क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और उसकी रोकथाम कैसे करनी है। अगर आपने इन तीनों को समझ लिया तो समझिए आपका आंसर तैयार है। चलिए, इस फ्रेमवर्क को हम अपनी पहली केस स्टडी पे अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाजरा यानी पर्ल मिलेट की। इस फसल की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एग्जाम्स में लगभग हर साल पूछी जाती हैं। हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी बीमारी से जिसके लक्षण बहुत ही अलग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनी मिल्ड्यू, जिसे ग्रीन ईयर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम ही इसके सबसे बड़े लक्षण के बारे में एक इशारा दे देता है। सोच के देखिए, ग्रीन ईयर का क्या मतलब हो सकता है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। सबसे पहले पैथोजन का नाम नोट कीजिए, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ये नाम आपको याद रखना है। ये एक सिस्टमिक इन्फेक्शन है। सिस्टमिक का मतलब होता है सर्वाधिक, यानी ये फंगस पौधे के अंदर घुसकर पूरे सिस्टम में जड़ से लेकर ऊपर तक फैल जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? पौधे की निचली पत्तियों पर आपको सफ़ेद रुई जैसी ग्रोथ दिखेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि जो बाजरे के बाली है यानी ईयर हेड, वो दानों की जगह एक हरे रंग के पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर में बदल जाती है। बिल्कुल, इसीलिए इसे ग्रीन ईयर कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसका मैनेजमेंट कैसे करें। इसके लिए 3 स्टेप प्रोसेस हैं। पहला, जो भी इन्फेक्टेड पौधे खेत में दिखें उन्हें उखाड़कर नष्ट कर दें, जिससे बीमारी आगे ना फैले। इस प्रोसेस को कहते हैं रोगिंग। जी, रोगिंग का अर्थ है रोगग्रस्त पौधों को निकाल देना। बचाव के लिए बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। इसके लिए एप्रिन नाम का फंजिसाइड यूज होता है। और अगर बीमारी फिर भी खेत में दिखाई दे तो बुआई के लगभग 21 दिन बाद मैनकोजेब का स्प्रे करना चाहिए। ये केमिकल नेम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब बाजरा की दूसरी मुख्य बीमारी पर आते हैं, एयरगुट। ये भी एक बेहद जरूरी बीमारी है और इसका भी एक बहुत ही अनोखा लक्षण है जो एग्जाम्स के लिए याद रखना आसान है। अर्गोट का पैथोजन है क्लैविसेप्स फ्यूसिफॉर्मीज। अब यहाँ एक टेक्निकल टर्म है जो आपको अर्गोट के साथ हमेशा जोड़कर रखना है, स्क्लेरोटिया। स्क्लेरोटिया क्या होता है? ये फंगस का एक कठोर गहरे रंग का मांस होता है जो ईयर हेड में स्वस्थ दानों की जगह ले लेता है। ये फंगस का सर्वाइवल स्ट्रक्चर है जो जमीन में कई सालों तक जिंदा रह सकता है। बिल्कुल, और ये स्क्लेरोटिया बनने से पहले इसका एक बहुत ही पहचानने वाला सिम्टम दिखता है। इन्फेक्टेड बालियों से शहद जैसा गुलाबी रंग का एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए। अगर बाजरा के किसी सवाल में हनी लाइक लिक्विड या शहद जैसा द्रव्य लिखा हो तो जवाब हमेशा अर्गोट ही होगा। अर्गोट का मैनेजमेंट ज्यादातर कल्चरल मेथड से होता है, केमिकल से कम। अगर हम बुआई थोड़ा जल्दी कर लें तो फसल इन्फेक्शन के पीक समय से पहले मैच्योर हो जाती है। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट सीड ट्रीटमेंट का तरीका बहुत ही अनोखा है। जी, इसमें बीजों को नमक के घोल में डुबोया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। जो बीमारी वाले स्क्लेरोशिया होते हैं वो स्वस्थ बीजों से हल्के होते हैं, इसलिए वो पानी की सतह पर तैरने लगते हैं, जहां से उन्हें आसानी से निकालकर नष्ट किया जा सकता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि आप सिर्फ स्वस्थ बीज ही बो रहे हैं। अब जल्दी से 2 और बीमारियों के बीच का फर्क समझ लेते हैं, स्मट और कवर्ड स्मट। इनमें फर्क बहुत सरल है। नॉर्मल स्मट में दाने फट जाते हैं और उनकी जगह है काला पाउडर भर जाता है, जबकि कवर्ड स्मट में, जैसा कि नाम से पता चलता है, दाने एक काली थैली या ब्लैक सैक में बदल जाते हैं जिसके अंदर वो पाउडर भरा रहता है। और इन दोनों का मैनेजमेंट एक सीधा सा सवाल है जो एग्जाम में अक्सर आता है। इस पॉइंट को जरूर याद रखें। स्मट डिजीजेस के लिए सबसे मुख्य कंट्रोल मेथड है सीड ट्रीटमेंट विद सल्फर डस्ट, सिंपल और इफेक्टिव। अगर आपको यह सेशन फायदेमंद लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और स्टूडेंट्स तक भी ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, अब हम अपनी दूसरी फसल यानी चना, जिसे हम ग्राम या चिकपी भी कहते हैं, उस पर चलते हैं। हम बिल्कुल वही फ्रेमवर्क पैथोजन, सिम्टम, मैनेजमेंट यहां भी अप्लाई करेंगे। चने की फसल का सबसे बड़ा दुश्मन है विल्ट। इसे हिंदी में उकथा रोग भी कहते हैं। ये शायद चना किसानों के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान करने वाली बीमारी है। इसका पैथोजन है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और ये क्लासिक सॉइल बॉर्न डिजीज है। सॉइल बॉर्न यानी मृदा जनित। इसका मतलब ये फंगस जमीन में रहता है और जड़ों के जरिए हमला करता है। बिल्कुल, इसके ऊपरी लक्षण तो नाम से ही साफ हैं। पौधा पीला पड़कर मुरझाने लगता है, लेकिन इसकी असली पहचान, जो डायग्नोस्टिक साइन है, वो जमीन के नीचे मिलता है।
पौधे की जड़ें काली पड़कर सड़ने लगती हैं। क्योंकि ये एक सॉइल बोर्न बीमारी है, इसके मैनेजमेंट के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना पड़ता है। खेत में गर्मियों में गहरी जुताई करने से फंगस तेज धूप से मर जाता है। फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन अपनाने से इसका लाइफ साइकिल टूट जाता है। और बुवाई के समय सीड ट्रीटमेंट करने से नए पौधे सुरक्षित रहते हैं। लेकिन एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेजिस्टेंट वैरायटीज का इस्तेमाल। ये नाम हमेशा याद रखिएगा, अवरोधी। ये चने की एक बहुत ही प्रसिद्ध विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। चने की अगली मुख्य बीमारी है रस्ट। विल्ट के विपरीत ये बीमारी हवा से हमला करती है। इसका पैथोजन है यूरोमिसिस सिसरीस एरिटीनी। यह एक एयरबोर्न डिजीज है, यानी वायु जनित। इसका मतलब है कि यह हवा के जरिए फैलती है और पौधे के सभी ऊपरी हिस्सों पर, पत्ती, तना, फलियां, सब पर असर कर सकती है, सिवाय जड़ों के, जो जमीन के नीचे सुरक्षित रहती हैं। इसका लक्षण किसी भी रस्ट बीमारी जैसा ही होता है। आपको छोटे उभरे हुए लाल भूरे रंग के दाने या फोपोले दिखेंगे, जिन्हें पस्ट्यूल्स कहते हैं। ये फंगल स्पोर्स के पॉकेट्स होते हैं। अक्सर ये पत्तियों की निचली सतह पर पहले दिखाई देते हैं। तो हमने अपने फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके 2 मुख्य फसलों की जरूरी बीमारियों को कवर कर लिया है। अब चलिए इस सब को एक क्लियर एक्शन प्लान में बदलते हैं, जिससे आप एग्जाम में पूरे मार्क्स ला सकें। आपको किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? यह है आपकी एग्जाम प्रायोरिटीज। नंबर 1, पैथोजन के साइंटिफिक नेम्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नंबर 2, जो यूनिक सिम्टम्स हैं जैसे ग्रीन ईयर या हनी लाइक लिक्विड, उन्हें उनकी बीमारी से जोड़ लीजिए। नंबर 3, स्पेसिफिक केमिकल्स को उनके टारगेट से कनेक्ट करें, जैसे स्मट के लिए सल्फर। और आखिरी नंबर 4, जब भी अवरोधी जैसी कोई फेमस रेजिस्टेंट वैरायटी का जिक्र हो तो वो एक हाई प्रायोरिटी फैक्ट बन जाता है। सवाल हमेशा यहीं से बनते हैं। और यही आज के सेशन का असली सार है। सिर्फ पन्नों को पढ़ते मत रहिए, इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके उन हाई वैल्यू पॉइंट्स को पहचानिए और याद कीजिए जो एग्जामिनर्स आपसे जानना चाहते हैं। हमेशा स्मार्ट स्टडी कीजिए, सिर्फ हार्ड स्टडी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। हमें अगला सेशन प्लान करने में मदद करने के लिए कमेंट्स में बताइए कि आप अगली किस फसल की बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप फ्यूचर में आने वाले सेशंस को मिस ना करें। ऑल द बेस्ट।